कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, पिछले 2 वीडियो हम लोग देख लिए हैं। आज कोऑर्डिनेट का तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में विद्यार्थीगण हम लोग केंद्रक का नियामक और अंतः केंद्र का नियामक, दैट मीन्स सेंट्रॉइड और इन सेंटर का नियामक निकालना सिखाए थे। उसमें 2 केंद्र और बचा हुआ रह गया था। जैसे कि यदि आपके एग्जामिनेशन में कभी पूछ दे कि सरकम सेंटर कैसे निकाला जाता है, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, या विद्यार्थीगण ऑर्थो सेंटर पूछ दे कि ऑर्थो सेंटर का नियामक कैसे निकाला जाता है। आइए विद्यार्थीगण उन दोनों बारे के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला देखा जाए तीसरा ना 2 बता दिए हैं, सेंट्रॉइड और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है पिछले वीडियो में है। यहां पर विद्यार्थीगण तीसरा पॉइंट हम लोग सरकम सेंटर ध्यान रहे हैं, सरकम सेंटर जिसको हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। सबसे पहले विद्यार्थीगण सर्कम सेंटर का नियामक निकालने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि सर्कम सेंटर का होता क्या है। तो देखेंगे किसी भी ट्रिंगल में यदि कोई भी त्रिभुज हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में यदि तीनों रेखाओं का लंब समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलता है, किसी ट्रिंगल में तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलता है, तो उस कटान बिंदु को हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर, लंब समद्विभाजक। जैसे कि मान लीजिए इसका लंब समद्विभाजक विद्यार्थीगण इस प्रकार से, इसका लंब समद्विभाजक विद्यार्थीगण इस प्रकार से, तो ये जो जहां पर मिला इसका लंब समद्विभाजक यहाँ इस प्रकार से। हमेशा याद रखिए किसी भी ट्रिंगल का यह गुण है कि तीनों लंब समद्विभाजक हमेशा ऑलवेज एक ही बिंदु पर मिलता है, और यह बिंदु विद्यार्थीगण सर्कम सेंटर कहलाता है, जिसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। तो यही बात हो गई कि यदि आपका इसका दिया गया है x1 y1, ये विद्यार्थीगण दे दिया है x2 y2, और ये दे दिया है विद्यार्थीगण x3 और y3, यदि दे दिया है तो हम इस सर्कम सेंटर का नियामक कैसे निकालेंगे। देखिए विद्यार्थीगण यहाँ भी आगे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर हिंट कर दे रहे हैं कि कैसे निकाला जाए। देखिए आपको करना क्या होगा, ये लंब रेखा होता है, ठीक ना। तो इस लंब रेखा मिनिमम 2 लंब रेखा का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इसका लंब रेखा हम इक्वेशन निकालना भी आगे के क्लास में बताने वाले हैं, बस देख लीजिए कि हो रहा क्या है। इस लंब रेखा का समीकरण, इस लंब को भी 2 लंब रेखा का समीकरण निकालकर उसे हल कर दे। हमें पता है कि जब भी विद्यार्थीगण 2 समीकरण अपना हल देता है तो अपना कटान बिंदु देता है। हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन में 2 समीकरण का हल अपना क्या देता है, कटान बिंदु। तो 2 समीकरण को यदि हम हल कर देते हैं तो उनका कटान बिंदु हमें प्राप्त होता है। लेकिन विद्यार्थीगण यदि आपसे एग्जामिनेशन में कभी पूछ दिया सर्कम सेंटर, तो याद रखिएगा 99% चांस है, याद रखिएगा 99% चांस है कि वो समकोण त्रिभुज ही पूछेगा। जब भी विद्यार्थीगण कंपटीशन में पूछेगा तो वो समकोण त्रिभुज ही पूछेगा। कारण क्या है, कारण ये है कि यदि आपका इसका x1 y1 है, इसका विद्यार्थीगण क्या है x2 y2 है, और इसका x3 और y3 है, तो क्या होता है कि सर्कम सेंटर जब समकोण त्रिभुज होता है तो सर्कम सेंटर हमेशा कर्ण का मिड पॉइंट होता है। समझिए इस बात को, सर्कम सेंटर हमेशा कर्ण का मध्य बिंदु होता है। यही कारण है कि यदि विद्यार्थीगण कोऑर्डिनेट से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उठाकर सर्कम सेंटर पूछेगा तो ये काफी लेंदी हो जाता है, काफी जटिल अवस्था हो जाएगा। लेकिन ये काफी नॉर्मल होता है, टेक्निकली होता है। इसमें अर्थ और इसका मिड बिंदु का नियामक निकालने का एक लॉजिक लग रहा है। तो आप जानते हैं कि मिड बिंदु का नियामक आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये कहिएगा कि सर x1 और प्लस x3 और y2, और इसको कहिएगा y1 प्लस विद्यार्थीगण y3 और बट्टे में 2। तो 2 किसी भी रेखा के मिड पॉइंट का नियामक वाला फॉर्मूला लगा के हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। यही विद्यार्थीगण क्या होगा, सर्कम सेंटर। तो याद रखिएगा एग्जिट कंपटीशन में पूछा, जनरली अभी तक इस पॉइंट से सिर्फ सेंट्रॉइड पूछा है, जो पिछले क्लास में हम बताए थे, केंद्र का नियामक ही पूछा है, ये सब नहीं पूछा है। लेकिन यदि पूछ दिया तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज पर ही पूछेगा। आप विद्यार्थीगण आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर ठीक है कर्ण का मध्य बिंदु तो हम समझ गए, निकाल भी लेंगे, लेकिन हम कैसे पता चलेंगे कि यही दोनों को हल करके निकालना है। हम यदि इन दोनों को हल करके निकाल दिए तो देखिए विद्यार्थीगण समकोण अभी आने वाला, फिर हम एक यहाँ पर रुकेंगे और बोलेंगे कि आने वाले में हम बताएंगे कौन बिंदु समकोण बनेगा, कौन परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो ये सारा चीज कोऑर्डिनेट में हम लोग को आगे पढ़ना है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, यहाँ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तीसरा बात, सॉरी चौथा बात,
चौथा पद विद्यार्थीगण ऑर्थो सेंटर, इसको हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लंब केंद्र होता क्या है। सबसे पहले इसे आपको जानना पड़ेगा कि सर लंब केंद्र है क्या। तो आपको पता होगा विद्यार्थीगण, किसी भी त्रिभुज में यदि तीनों शीर्षों से सामने की भुजा पर लंब डाला जाए, जैसे इस शीर्ष से इस पर लंब डाल देते हैं, इस शीर्ष से इस पर लंब डाल देते हैं, तो लंब रेखा जहां पर कटेगा, तीनों लंब रेखा जहां पर कटेगा, एक ही बिंदु पर कटता है, तो इसी को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। जैसे x1 y1, ये विद्यार्थीगण x2 y2, ये विद्यार्थीगण x3 y3, ये तीनों शीर्षों के नियामक दे दिया है और आपको ये बिंदु ज्ञात करने को क्या रहा है। तो फिर से वही पे आएगा, क्या करेंगे कि इस लंब रेखा का इक्वेशन हम निकालेंगे, इस लंब रेखा का इक्वेशन और इस लंब रेखा का इक्वेशन, इन दोनों लंब रेखा का इक्वेशन निकालकर हम दोनों को हल करेंगे, क्योंकि दो रेखाओं के कटान बिंदु हल करने के बाद उनका कटान बिंदु आता है। जब भी दो स्ट्रेट लाइन जो सरल रेखाओं के समीकरण को हल करते हैं तो कटान बिंदु ही उनका कोऑर्डिनेट कहलाता है। एक ये, यदि विद्यार्थीगण इससे भी यदि संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित बोला, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित, यदि आपका यह x1 y1 दे दिया है, यह विद्यार्थीगण x2 और y2 दे दिया है, या x3 और y3 दे दिया है, अब इसमें आपसे बोल देगा कि ऑर्थो सेंटर संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित करके, तो याद रखिएगा संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित करके जब भी आपको देगा तो याद रखिएगा लंब केंद्र हमेशा समकोण वाला बिंदु ही होता है, लंब केंद्र हमेशा समकोण वाला ही बिंदु होता है। दोनों को ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज में ये विद्यार्थीगण ऑर्थो सेंटर कहलाता है और कर्ण का मध्य बिंदु सर्कम सेंटर कहलाता है। समकोण त्रिभुज में ये फिक्स हो जाता है दोनों केंद्र। तो याद रखेंगे विद्यार्थीगण, यदि यहां से क्वेश्चन उठाया तो हमेशा आपका राइट एंगल ट्रिंगल देगा और राइट एंगल ट्रिंगल से आप आसानी से किसी भी टर्म्स को निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? देखिए, यदि हम आगे बात करते हैं, जब त्रिभुज का बात हो रहा है तो यहाँ पर एक चीज आपको जानना चाहिए कि त्रिभुज का यदि तीनों शीर्षों का नियामक दे दे तो किस प्रकार से हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो अगला विद्यार्थीगण टॉपिक हेडिंग दे दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रिंगल इन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में हम लोग इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रिंगल, ठीक है। यहां पर हम ये चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थीगण कि यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक देकर आपसे ये पूछ देगा कि उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। क्योंकि हम लोग ट्रिंगल पर आधारित कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं तो ये चीज यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। यदि तीनों शीर्षों के नियामक देकर, तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट को देकर हमसे पूछ देगा, देखा जाए इस तरह से, यदि एक त्रिभुज दे दिए ऐसे, ये विद्यार्थीगण, ये आपका क्या हो गया x1 y1, ये विद्यार्थीगण हो गया x2 y2 और ये विद्यार्थीगण हो गया x3 और y3। यहाँ तक क्लियर है? यदि विद्यार्थीगण तीनों नियामक दे दे और पूछ दे इसका एरिया, तो देखिए बहुत सारा चीजें बताएंगे। सबसे पहले ये एक पैटर्न पर आधारित करके इसका एरिया को हम लिख सकते हैं। पैटर्न क्या है कि आप क्या करिए, हमेशा तीनों के x के नियामक को लेकर y का एंटी क्लॉकवाइज अंतर लिखते चलिए। क्या लिखने का तरीका, क्या हम बोलने जा रहे हैं, देखिएगा विद्यार्थीगण, ऐसे लिखेंगे ना, डेल। कैसे लिखना है? डेल बराबर करना क्या है कि सबसे पहले विद्यार्थीगण 1/2 ये लिख लेंगे मॉडुलस, उसके बाद सबका x टर्म लेकर y को एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस लिखते चलना है। देखिएगा सबसे पहले इसका x1 लिए तो ये विद्यार्थीगण क्या हो गया x1। अब जैसे x1 लिए तो इसको छोड़कर ये y2 माइनस y3, ये हो जाएगा विद्यार्थीगण y2 माइनस क्या हो जाएगा y3, प्लस यहाँ पर लिए x2 लिए तो ये हो जाएगा, इसको छोड़कर y3 माइनस y1, और उसके बाद विद्यार्थीगण यदि इसे लेते हैं प्लस विद्यार्थीगण x3 तो ये हो जाएगा, इसको छोड़कर y1 माइनस विद्यार्थीगण क्या होगा y2। ये कहलाएगा एरिया ऑफ ट्रिंगल। इससे कोऑर्डिनेट में यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक दिया हो तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया हम उसका फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मन में ये आपके जवाब
तुरंत एक क्वेश्चन उठा होगा कि सर ये आया कहाँ से, कैसे ये आ जाता है, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए कैसे, हमेशा याद रखिए मैथ जब भी पढ़ते हैं ना तो मन में हमेशा एक भावना पैदा की कैसे। देखिए हम ही नहीं बोल रहे हैं कि कैसे, हम जान रहे हैं कि जैसे हम कैसे बनाएंगे ना तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर बड़का बड़का लॉन्ग करके पढ़ाते हैं। नहीं विद्यार्थीगण, कैसे का आप जवाब दीजिए। हम नहीं बोल रहे कि कैसे आप दिमाग में रखिए कंपटीशन में कैसे, लेकिन आपके मन में यदि कैसे का जवाब मिल गया तो याद रखिए वो हमेशा आपका अपना हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इस कैसे आता है, तो आइए देखते हैं ये कैसे आता है। देखिए इसी में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। एक मान लेते हैं ट्रिंगल लेते हैं, इस प्रकार से एक त्रिभुज, इस प्रकार से एक ट्रिंगल ले लिया, ये आपका रहा ट्रिंगल। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये ट्रिंगल ले लिया, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। ये आपका ऐसे, ठीक। आपको पता है विद्यार्थीगण ये होता है एक्स एक्सिस, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका नियामक है x1 y1, इसका नियामक है x2 y2 और इसका नियामक है x3 y3, ठीक है, ओके। अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात गौर कीजिएगा विद्यार्थीगण, क्या कि यदि ये त्रिभुज में, हम आपको पिछले क्लास स्टार्टिंग यहीं से कोऑर्डिनेट करवाए थे, इस त्रिभुज में, इसमें हम ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु से यदि विद्यार्थीगण ध्यान से x पर लंब डाल देते हैं, x पर इस प्रकार से लंब डाल देते हैं, तो आप तुरंत बोलिएगा सर किसी बिंदु से x अक्ष पर डाला गया लंब y का मान होता है, यानी यहां पर ये जो डिस्टेंस हो गया y3 हो गया, ये y3 हो गया। यहां से इस पर लंब डालते हैं तो यह जो डिस्टेंस होगा y2 का मान होगा, और यहां से ये विद्यार्थीगण जो लंब डालते हैं ये जो हो जाएगा, ये तीनों हम लंब डाल दिए, ये y1 का मान, ये आपका y2 का मान और ये y3 का मान। क्लियर। अब यदि विद्यार्थीगण हम इसी पॉइंट से इस पर लंब डालें तो ये हो जाएगा आपका किसी बिंदु से y अक्ष पर डाला गया लंब x का वैल्यू होता है, तो ये आपका हो जाएगा x2। ये विद्यार्थीगण यहां से हम लोग ऐसे 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 यहां तक मिलाएंगे तो ये हो गया y3, और यहां से विद्यार्थीगण ऐसे 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 इसको मिलाएंगे तो ये हो गया y1। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि इस त्रिभुज में हम यदि इस पूरे पार्ट को और इस पूरे पार्ट को ऐड करते हुए, इस पूरे पार्ट को और इस पूरे पार्ट को ऐड करते हुए ये नीचे वाला पार्ट घटा दे, नीचे वाला पार्ट को हटा दे, तो क्या विद्यार्थीगण आपको सिर्फ ट्रिंगल का एरिया मिल जाएगा? सोचिए दिमाग में, मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आइए विद्यार्थीगण वही चीज करते हैं। तो यहां पर आप बोलिएगा कि सर कैसे कैसे इस पार्ट का लिया, तब आपको हम बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे कि आप बोलिएगा कि सर ये जो यहां से यहां तक, इस बात को देखिएगा, ये जो यहां से यहां तक है ये पैरेलल है इसके, और ये जो पैरेलल है ये x1 है, ये x1, तो ये विद्यार्थीगण इसके पैरेलल इस तरह से आएंगे तो ये पूरा x1 कहलाएगा। समझिएगा, x1 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 यहां तक x1, और ये x1 में आगे का x2 घटा देंगे तो आप तुरंत बोलिएगा अच्छा ये पूरा x1 और यहां तक x2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2। ओके, उसी प्रकार से ये पूरा विद्यार्थीगण x3, देखिए ना x3 पूरा x3 पैरेलल 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 x3, और x3 में यदि यहां तक ये वाला x1 घटा देते हैं यहां तक, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण, क्या हो जाएगा x3 माइनस ये आपका x1, ये आपका हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे थे? तो देखिए विद्यार्थीगण, यहां पर यदि हम इसको गौर से देखिएगा पेन चला रहे हैं ना, यह एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। गौर कीजिएगा विद्यार्थीगण, यह एक समलंब ट्रेपेजियम का निर्माण हो रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। अरे देखिए ना थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिए ना, यह एक ट्रेपेजियम का निर्माण हो रहा है और इधर भी एक ट्रेपेजियम का निर्माण हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देकर यह देखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। वी नो दैट इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार ये पूरा एरिया, एक बार ये पूरा एरिया लिख के नीचे वाला एरिया घटा दे रहे हैं ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल से। तो आइए विद्यार्थीगण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं
सबसे पहले इस भाग का ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया, इस पूरे का एरिया, ये समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कैसे निकालिएगा? तो आप बोलिएगा कि सर समानांतर भुजा, तो ये और ये समानांतर होगा और ये ऊंचाई कहलाएगा। तो हम लिखते हैं 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, तो ये y2 और ये पूरा हो जाएगा y1। समानांतर भुजाओं का योग y2 प्लस y1, समानांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई विद्यार्थीगण ये तो तिर्यक रेखा हो गया, तो ये ना परपेंडिकुलर हाइट होगा, तो ये ऊंचाई, तो ऊंचाई यहां पर हो जाएगा x1 माइनस x2। ओके है, यहां पर ध्यान दीजिए, प्लस इसी में प्लस 1/2 प्लस यहाँ पर इसी में उधर वाला। यहाँ पर भी विद्यार्थीगण ये जो भी है एक ट्रेपेजियम है, ये भी एक विद्यार्थीगण पूरा जो है ट्रेपेजियम का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, ये भी एक पूरे ट्रेपेजियम का निर्माण हो रहा है, ये भी एक ट्रेपेजियम का निर्माण हो रहा है। तो देखिए विद्यार्थीगण, इस ट्रेपेजियम में हम कह सकते हैं कि 1/2 समानांतर भुजाओं का योग 1/2 समानांतर भुजाओं, तो इस बार ये और ये समानांतर भुजा, दैट मीन्स कि y1 प्लस y3 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई आपका हो जाएगा क्या? x3 माइनस क्या हो जाएगा? x1 प्लस 1/2। हाँ सॉरी, इतना हो गया। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, इतना इस पार का और इधर का पूरा एरिया निकाल दीजिए, हमको तो चाहिए सिर्फ ट्रिंगल का। तो आप बोलिएगा कि सर ट्रिंगल का जब आपको चाहिए तो ये वाला देखिए ना, इसको ऐसे यदि हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो ट्रिंगल ही ना बचेगा। तो आप बोलिएगा कि सर जब आप इसको हटाएंगे तो ये भी तो एक ट्रेपेजियम है ना, ये भी तो एक समलंब चतुर्भुज है ना, तो आप इसका एरिया हटा दीजिए। तो इसका एरिया विद्यार्थीगण माइनस 1/2। अब देखिएगा समानांतर भुजाओं का योग, तो जब इनको योग करिएगा ना प्लस करके, तो ये x1 और ये x1 कट जाएगा, x3 प्लस में होगा ये, तो ये ऊंचाई कहलाएगा। समानांतर भुजाओं का योग ये हो जाएगा, ये y2 प्लस समानांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई विद्यार्थीगण यहाँ से यदि इसे आप हल करते हैं तो क्या मिलता है? x3 माइनस x2 मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x3 माइनस x2, यही तो है। क्लियर है? अब इसे आप यदि हल करते हैं, इसे हल से, इसी के हल से आपका ये फॉर्मूला कट जाएगा, हाफ कॉमन ले लीजिएगा, सब कट के यही आ जाता है। तो आपको यहाँ पता चला होगा कि ये आया कहाँ से। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। हाँ, तो क्या आपको बोलेंगे कि सर एग्जामिनेशन में ऐसा करना है? नहीं विद्यार्थीगण, पढ़ाना समझना ये आपके दिमाग में रहेगा, ये हमेशा आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर ये आया कहाँ से। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हम लोग इसको लाते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में यदि आपको बोल दे, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में यदि आपसे ऐसे बोलते कि सर आपसे बोलते कि किसी त्रिभुज के, मान लेते हैं त्रिभुज दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके तीनों शीर्षों के नियामक दे दिए हैं। या मान लेते हैं विद्यार्थीगण दे दिया है 3, 2, ये मान लेते हैं विद्यार्थीगण 5, 6 दे दिया है, या मान लेते हैं विद्यार्थीगण 7, 8 दे दिया है, और बोलेगा कि इसका एरिया निकालना। कुछ भी नहीं करना है विद्यार्थीगण, ध्यान से समझिएगा। यदि आपसे एरिया पूछ रहा है तो आप तीनों को लिखें, ध्यान दीजिए, कहीं से भी तीनों को लिख दिए, कहीं से विद्यार्थीगण तीनों को। जैसे इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखने का तरीका है? 3, 2, ये कितना है 5, 6 और ये कितना है 7, 8। याद रखिए विद्यार्थीगण, आपसे जिससे स्टार्ट करते हैं, जो पॉइंट इस तरह से लिख रहे हैं ना, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसको एक बार अंतिम में रिपीट करवाइएगा। तो सर हम इससे स्टार्ट करेंगे तैयो, अरे हाँ इससे स्टार्ट करिए, चाहे जिससे शुरुआत कीजिए उसको अंतिम में एक बार रिपीट करवाइए। इतना करने के बाद तरीका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एरिया निकालने का हाफ ऐसे करना है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिखकर ऐसे
सबसे स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना। समझने का प्रयास करिएगा। 3 छक 18, वेरी गुड, प्लस ये 8 पचे 40 प्लस ये 7 दूनी का ये 14। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये 3 छक 18, 8 पचे 40 और 7 दूनी का 14। क्लियर? अब विद्यार्थीगण इतना होने के बाद अब इस तरफ से आइए, लेकिन इस तरफ से जब भी जाएंगे तो सब एडिंग होगा। इस तरह से जब भी जाएंगे तो सारा एडिंग होगा, लेकिन जब इस प्रकार से आएंगे तो सारा का गुना माइनस में जाएगा। तो विद्यार्थीगण 5 दूनी का 10 माइनस 10, ये यहां से देखिए 7 छक -42 और 8 3 का 24 -24। बस इतना ही करना है विद्यार्थीगण। एरिया तैयार है, समझिएगा। इधर से जब शुरुआत में जाइएगा तो सबका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एडिंग होगा। ऐसे जाइएगा तो सबका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एडिंग होगा। ऐसे आइएगा तो सबका क्रॉस घटेगा। अब इतना करने के पश्चात ये आपका हाफ, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण 40 और ये आपका 40 कट गया, 2 बचा हुआ है उधर। यहाँ से देखिएगा विद्यार्थीगण, इधर से आपका यहाँ से काट देते हैं 10, यहाँ पर 4 बचा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 4 बचा हुआ है। अब इसको ऐड कर दीजिए तो देखा जाए 18 और 4 22, 18 और 4 22 और 22 में इधर घट जाएगा कितना विद्यार्थीगण 26। तो 22 में 26 घटा तो बचेगा 4 विद्यार्थीगण। याद रखिएगा मॉडुलस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि निगेटिव नहीं लेना। इसको काट देंगे 2 वर्ग यूनिट। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं विद्यार्थीगण? यहाँ पर हम इसको काटते थे, ऐसे ऐसे आप डायरेक्ट भी जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे आया तो फटाफट हटा के फास्टिंग करने के लिए 40 काटा, यहाँ -2 बच गया था, यहाँ 10 कट गया तो यहाँ 4 बचा। तो ये हो जाएगा आपका 22 और इधर हो जाएगा 26 में 22 तो माइनस होगा, माइनस में आएगा, लेकिन मॉडुलस होता है तो इसलिए हमेशा, क्योंकि एरिया हमेशा विद्यार्थीगण पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से हम लोग एरिया निकालते हैं। क्या आपके सामने क्लियर है? अब देखा जाए विद्यार्थीगण, देखिए थोड़ा यह चीज ध्यान दीजिएगा। हम ये सारा वीडियो अपने गांव से बना रहे हैं। ये मेरा गांव का एक टेम्पररी सेटअप है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थीगण ये दे रहे हैं कि सर साउंड खराब है, सर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी। हम जान रहे हैं विद्यार्थीगण साउंड हल्का एरर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि पटना के सेटअप से पढ़ाते तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम गाँव में हैं और गाँव के सेटअप से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा सहयोग करिए। लेकिन जैसे ही हम पटना जाएंगे तो सारे सब में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखा जाए। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किस प्रकार से किसी भी लाइंस का स्लोप निकाला जाता है, किसी लाइंस का इक्वेशन निकाला जाता है, जैसे कि आज चर्चा किए थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो ये सब हम चर्चा किए थे। तो अगले क्लास में हम इन सब के साथ मिलते हैं। रखा जाए धीरे धीरे विद्यार्थीगण, कोई वीडियो को हम काफी लंबा करते जाएंगे, शुरुआत है इसलिए थोड़ा छोटा हो रहा है वीडियो, हम जान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय दीजिए हमें, लॉन्ग वीडियो करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, बिजली नहीं रह रही है, और ठीक है आज रखते हैं, आगे हम लोग मिलते हैं चौथा क्लास के लिए।